जो है अचानक रेड क्रॉस से अलग क्यों हो गए? क्या वजह थी? मैंने दबाव में इस्तीफा दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। इतनी ज़्यादा तादाद में रेड क्रॉस से मोहब्बत होने की वजह क्या आप मानते हैं? किसी को चेयर की लालच है और कहीं फूल होगा तो वहाँ मधुमक्खी जाएगा ही, भौरा जाएगा ही। आपके रीजन में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी वित्तीय अनियमितता हुई है और लूट खसोट की बात लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? तो ये भावना होना चाहिए ना। आप बोल, कोई रेड क्रॉस का भावना से नहीं है। नमस्कार, मैं अंसारुल हक। इन दिनों मोतिहारी शहर में रेड क्रॉस चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है। ख़ास तौर से यह चुनाव दिन ब दिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इसकी वजह भी है क्योंकि इस चुनाव में इस बार कई सारे नामचीन हस्ती अपने किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, कई तरह के दावे हैं। तो इन तमाम दावों और प्रतिदावों और आरोप प्रत्यारोप के बीच जो इस रेड क्रॉस चुनाव में जो केंद्र बिंदु आप कह सकते हैं जिन्हें, वो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करने जा रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी के जो निवर्तमान चेयरमैन हैं डॉक्टर श्री प्रकाश चौधरी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर आपका, और शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने के लिए, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी की वजह से आपने रेड क्रॉस जैसी संस्था को जो है छोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है। सबसे प्रारंभिक टिप्पणी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे प्रारंभिक टिप्पणी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रेड क्रॉस है क्या आपकी नज़र में, और ये कैसे फंक्शनिंग करता है? रेड क्रॉस ये संस्था 1859 में हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी, जब ऑस्ट्रिया और फ्रांस की लड़ाई हो रही थी। और हेनरी ड्यूनेंट एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटा थे और ख़ुद बैंकर थे। तो बिजनेस ट्रिप पे वो गए हुए थे वहाँ, और 15 घंटे तक लड़ाई चली थी, और 15 घंटे में करीब 50,000 लोग मारे गए थे और लाख से ज़्यादा घायल हुए थे। इस बीच हेनरी ड्यूनेंट ने एक ग्रुप बना के लोगों की सेवा के भावना से उसमें इन किया और दोनों देशों के घायलों की सेवा की, और ये भावना लेके उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की। तो एक्चुअली उनको बचपन से ही ये भावना थी। जब वो छोटे 3 साल के थे तो वो अपने मदर के साथ जेल में फल की टोकरी और कपड़ा लेके जाया करते थे। तो अनाथालय जाया करते थे। तो अपने माँ से पूछा उन्होंने कि अनाथालय क्या होता है। तो उनकी माँ ने बताया कि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं तो उनको और लोग मदद करते हैं, और इसीलिए हम फल की टोकरी, खाना, कपड़ा लेके जाते हैं। तो ये भावना बचपन से ही उनमें आती गई। एक बार वो एक सी पोर्ट पर गए अपने फादर के साथ। उनके फादर को जिम्मा मिला था जहाज लोडिंग एंड लोडिंग का। तो लोडिंग एंड लोडिंग कैदी लोग करते थे। तो अमानवीय स्थिति देखकर इनको ये बहुत मर्माहत हुए। फिर उसको दशा सुधारने के लिए भी भावना जगती रही। तो यहीं से उनको मानवता की बात उनके दिल में आई, और जब ये उस युद्ध में सेवा करके लौटे तब जेनेवा में एक ग्रुप की स्थापना की, और जेनेवा गवर्नमेंट के साथ मिलके 1963 में इन्होंने एक अधिवेशन, बोलिए कन्वेंशन, जिसको कि जेनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, किया। और 1964 में रेड क्रॉस का जेनेवा कन्वेंशन के नाम से जाने लगा। तो उस समय तो सिर्फ पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए थे, जो घायल हो, किसी तरह से दिक्कत हो, लड़ाई में हो, बीमार हो, उस तरह से। लेकिन अब इसका रूप बहुत बदल चुका है। अब पहले वाली बात नहीं है। अब रेड क्रॉस का हाथ पैर बहुत लंबा हो गया है। अब आजकल रेड क्रॉस स्वास्थ्य के साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज़ में और हेल्थ का सारा चीज़, मेजर इन लोगों का काम अभी हो रहा है ब्लड डोनेशन पे। ये सब चीज़ लेके रेड क्रॉस चल रहा है, और एक्चुअली रेड क्रॉस काम कर रहा है ह्यूमन सफरिंग्स के लिए।
कि पीड़ित मानवता की सेवा किसी तरह से स्वार्थ रहित की जाए। इसमें पैसे कहाँ से आते हैं? एक्चुअली रेड क्रॉस में कहीं ऊपर से पैसे नहीं आते हैं, खुद जनरेट किया जाता है पैसा। लोगों को बहुत गलतफहमी है, जैसे कि सेंट्रल से रुपया आता है और कोई रुपया देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मोतिहारी रेड क्रॉस बहुत रिच है इस मामले में। जब मैं बिहार रेड क्रॉस गवर्निंग बॉडी के मीटिंग में जाता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि स्टेट रेड क्रॉस से सभी पैसे की डिमांड करते हैं। तो वहाँ हमारे चेयरमैन ही उन लोगों को उदाहरण देते थे कि आप लोग मोतिहारी रेड क्रॉस से क्यों नहीं सीखते हैं, वो तो कभी पैसा नहीं मांगता है। तो इसका कारण क्या है कि पहले जब मैं टेक ओवर किया 2011 में, उस समय मुश्किल से 20-25 यूनिट ब्लड रहा करता था, और अभी छोड़ने के समय मेरा 200 से 300 यूनिट के लगभग ब्लड स्टॉक में रहता था। बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई गई कि ब्लड बिक्री होता है, हेरा फेरी होता है, जो भी हो। तो एक्चुअली है कि ब्लड रिप्लेसमेंट से दिया जाता है। अगर आपका रिक्वायर्ड ब्लड जो चाहिए ग्रुप का, आप किसी भी ग्रुप का ब्लड रेड क्रॉस को दें और रिक्वायर्ड ग्रुप का ब्लड आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे पेशेंट या अटेंडेंट ऐसे आते हैं जिनके पास डोनर नहीं होता है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक सिक्योरिटी मनी आप दे दो, आप 1 हफ्ता 10 दिन में ब्लड रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस कर दिए तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, नहीं तो रेड क्रॉस में रह जाएगा। तो वो हमारी एक बहुत अच्छी कोर्स हो गई रेड क्रॉस के लिए। प्लस एंटी रेबीज, कुत्ते की जो सुई होती है, जनता को रेड क्रॉस पे इतना विश्वास है कि हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वो रेड क्रॉस में एंटी रेबीज लेना पसंद करते हैं। और प्लस मार्केट रेट से हम लोग कम दाम पे देते हैं। हेपेटाइटिस की सुई वो भी हमारे यहाँ मिलती है, सब कम दाम पे मार्केट से मिलती है। तो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम रेड क्रॉस का सिक्योरिटी मनी, एंटी रेबीज, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं। पहले हमारे यहाँ पैथोलॉजी के हेड थे डॉक्टर के अग्रवाल, जो रांची मेडिकल कॉलेज के हेड थे। अब वो नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन लोग हमारे हैं, 2 डॉक्टर्स भी हैं, वो लोग करते हैं, और हमारा इनकम का सोर्स यही है। सर, ये तो रेड क्रॉस के बारे में बातें हुई और इसके क्या क्रियाकलाप हैं, उन तमाम मुद्दों पे बात हुई। अब जो है थोड़ा सा मौजूदा चुनाव की बात कर लेते हैं। आप 11 सालों से, पिछले 11 सालों से यहाँ चेयरमैन रहे हैं, और इस बीच में ऐसा कहा जाता है कि हर 2 साल पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 11-12 सालों बाद चुनाव हो रहा है? एक्चुअली बायोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी 3 ईयर्स पे चुनाव होना चाहिए। मैं 2011 में चुना गया चेयरमैन। 2014 तक अभय बाबू जिलाधिकारी थे, और वही प्रेसिडेंट थे रेड क्रॉस के, या कहिए कि अध्यक्ष जिला पदाधिकारी थे। उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ओवरड्यू हो गया है, आप इलेक्शन करा दें। एक दिन रेड क्रॉस के मीटिंग में वो आए थे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि ट्यूसडे को आप लोग आइए, मैं डेट फिक्स कर दूंगा। हम लोगों की बदकिस्मती थी कि मंडे को ही उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो इलेक्शन नहीं करा पाए। उसके बाद जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने लिखित रूप से रिक्वेस्ट किया है, जवानी नहीं, लिखित रूप से। उसकी कॉपी कार्यालय में मिलेगी रेड क्रॉस के डिस्पैच रजिस्टर से, कि हम लोगों ने एनुअल जनरल मीटिंग करके चुनाव कराने के लिए रिक्वेस्ट करते आया है। 2015 में, 16 में, 17 में, 18, 19 में कम से कम 5-7 बार तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, और सबकी कॉपी फाइल में मिलेगी आपको। ये नहीं है कि भरबल हमने बात किया। तो इलेक्शन कराना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी होती है। बायलॉज में जो लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि प्रेसिडेंट will be co-officio president of the Indian Red Cross Society to preside annual general meeting and confirm the minutes. तो एनुअल जनरल मीटिंग में डेट आता है इलेक्शन का, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देंगे। तो चूँकि वो लोग नहीं कराते थे, इसलिए नहीं हो पाया। कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कारण भी था, एक बार असेंबली इलेक्शन आ गया, एक बार पंचायत इलेक्शन आ गया, एक बार एमएलसी का इलेक्शन आ गया। जो भी हुआ, इलेक्शन बहुत पहले होना चाहिए था रेड क्रॉस का, लेकिन किसी कारण बस ये चीज़ें तो समझ में आई कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है, और समहाउ
ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई। लेकिन एक जो इस चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है होना है, तो चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें एक ये भी है कि जनरल मीटिंग नहीं हुई, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर ये क्यों नहीं हुआ? जनरल मीटिंग नहीं, जनरल मीटिंग डीएम को ही कॉल करना है, प्रेसिडेंट सभापति को नहीं कॉल करना है। एनुअल जनरल मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम प्रेसिडेंट रेड क्रॉस सोसाइटी को कॉल करना होता है, सभापति को नहीं। विद क्या बोले, सहमति से, सचिव की सहमति से या जिलाधिकारी खुद और डायरेक्ट अपना एक कर सकते हैं। उसमें सभापति का कोई रोल नहीं होता है। क्या सभापति इस बात की जो प्रपोजल तो दे ही सकते हैं ना कि आपको तो बताया, मैं हर साल मैं चिट्ठी लिखित रूप से चिट्ठी देते जा रहा हूँ कि एनुअल जनरल मीटिंग बुला दे, चुनाव का डेट फिक्स कर दे। वो तो लिखित रूप से मैं हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते आ रहा हूँ। चलिए, ये दो सवाल जो लोगों के जहन में अभी चल रहे हैं तो वो क्लियर हुए। तीसरा सवाल एक लोगों का जो है, जो चर्चा का विषय अभी बना हुआ है कि आप जो है अचानक रेड क्रॉस से अलग क्यों हो गए, क्या वजह थी? देखिए, मैं पेपर में पिछले साल या 2021 में आया, कुछ पता नहीं कहाँ से लोग न्यूज़ दे देते हैं कि मैंने दबाव में इस्तीफ़ा दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं पहले से ही 4-5 साल पहले से ही अपना, चूँकि हेल्थ इशू या एज फैक्टर जो कहिए, ये बना लिया था कि रेड क्रॉस छोड़ना है। और घर में मैं अकेला हूँ, पहला चीज़, एज भी अपना काफ़ी हो रहा है, और घर का पैसा लगा के टाइम दे के और टेंशन रेड क्रॉस में जाके लीजिए तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। और चूँकि हो सकता था कि मैं पटना भी चला जाऊं रहने के लिए, चूँकि मेरे बड़े बेटा पटना में अपना हॉस्पिटल बना लिए, उनका दबाव है कि डैडी आप पटना आ जाओ। तो इस कंडीशन में मोतिहारी में फिर कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं था। और रेड क्रॉस से जो हमारा लगाव है रहेगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। मुझे अफसोस ज़रूर है छोड़ने का, लेकिन जो मैं छोड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका अच्छा रूप भविष्य में नज़र आवे, ये नहीं कि उसको और मिट्टी में मिला दे लोग। जो भी आता है कुछ फ्रूटफुल दे रेड क्रॉस को। जब मैं रेड क्रॉस में से चेयरमैनशिप लिया था तो उससे मेरे पास लगभग 35 लाख रुपए मिले थे अकाउंट में। आज के अकाउंट में करोड़ों में रुपया है। 3 करोड़ तो ऐसे दिखता है और शायद 2 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में भी है। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पूरा टाइल्स मैंने लगवा दिया, सोमानी का डबल टाइल्स, पूरा फॉल सीलिंग लगवा दिया, पूरा लाइट लगवा दिया, अपर टॉप फ्लोर पे किचन और एक रूम बनवा दिया, पीछे गैराज बनवा दिया और गोडाउन बनवा दिया, आगे रोड अगर देख रहे हैं वो सब रोड बनवा दिया। ये सब करने के बाद इतना रुपया बचा हुआ है। बहुत जगह फेसबुक पर देखने को मिलता है कि ये हुआ वो हुआ, वो करना रहता। जी, वही सवाल जो है अगला है मेरा कि आपके रीजन में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी वित्तीय अनियमितता हुई है और लूट खसोट की बात लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, वित्तीय अनियमितता की बात पिछले साल पेपर में आई थी। मैं 20 जुलाई 2020 को अपने आँख के ऑपरेशन के चक्कर में दिल्ली चला गया था। 7 महीने बाद मैं मोतिहारी आया था। इसी बीच वित्तीय अनियमितता की बात पेपर में छपी थी और 1 वीक के बाद मैं जाके वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से मिला था और उनको उस समय एक जांच समिति का इन लोगों ने फॉर्म किया था, जिसके चेयरमैन डीडीसी थे और 4-5 आदमी थे, सिविल सर्जन, ट्रेजरी अफसर, असिस्टेंट कमिश्नर तक थे। तो एक दिन ऑफिस में ये लोग आए थे, हालांकि मैं तो मेडिकल लीव में था, लेकिन डीडीसी ने फ़ोन किया तो मैं गया। तो पूछे कैसे कैसे होता है, मैंने बता दिया। बोले कि एक दिन हम लोग जांच करने आएंगे। हम बोले जब आइए, आपको सारा रिकॉर्ड्स यहाँ मिलेगा। लेकिन वो कभी आए नहीं। अब एक ही बात है, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग देखें कि वित्तीय अनियमितता पाई गई, दृष्टिगोचर होती है। जब वित्तीय दृष्टिगोचर होती है तो क्या वित्तीय अनियमितता आई, जनता के सामने आना चाहिए था। और कौन आदमी दोषी हुआ, उसको क्या सज़ा आपने दिया, ये सामने आना चाहिए था। अगर चेयरमैन चोरी में पकड़े गए या वित्तीय अनियमितता में पकड़े गए तो उन पर FIR लॉन्च होना चाहिए था। वित्तीय अनियमितता न कुछ हुई है, सिर्फ ये
इसकी रचना की गई थी और जिला पदाधिकारी को गुमराह किया गया था। एजीएम मीटिंग में भी सवाल को उठाया गया कि भाई जब वित्तीय अनियमितता हुई है तो क्या वित्तीय अनियमितता हुई, इसको सामने सारे सदस्यों के सामने आना चाहिए था, और कौन दोषी हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई ये भी सामने आना चाहिए था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हम लोगों ने शुरू से रिक्वेस्ट करता रहा कि 2011 से 17 तक आप ऑडिट करा दीजिए, किसी ने ऑडिट नहीं कराया। 2017 के बाद का ऑडिट अप टू डेट है पटना के चार्टर अकाउंटेंट से। तो उधर कतिपय कारणों से लोगों ने पेपर उपलब्ध नहीं कराया। चार्टर अकाउंटेंट 4 बार पटना से आके लौट गया, उसको पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया। तो अब जिला प्रशासन भी जिलाधिकारी को लिखने के बाद भी वो लोग भी कोई उसमें एक्शन नहीं लिया। अभी देखें कि जिला पदाधिकारी ने शायद एक ऑर्डर किया है कि पहले किया था कि 11 से 17 तक ऑडिट कराया जाए, फिर इस मीटिंग में देखें कि लिख दिए कि नई कमेटी आएगी वो अपना ऑडिट कराएगी। एक और लोग ये चर्चा में ला रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन आपने जो बताया कि जो हुए हैं उसमें भी बहुत सारे घालमेल हुए हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन कराया, उसमें तो कोई घालमेल की बात नहीं है। हल चर्चा सुन रहे हैं, इधर के घालमेल की बात सुन रहे हैं। हमने जब जो कंस्ट्रक्शन हुआ था तो उसमें मैंने एक भवन निर्माण कमेटी बना दिया था जिसके हेड थे दिलीप कुमार और 2 आदमी और थे। तो उस समय जो मैंने आपको काम बताया पिछली बार कि ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे टाइल्स लगा, दोनों फ्लोर पे फॉल सीलिंग लगा, लाइट लगा, पूरा बाहर अंदर पेंटिंग हुआ, ऊपर किचन बना, रूम बना, पीछे गोडाउन बना, एक रूम बना, आगे का रोड बना। ये टोटल का खर्चा लगभग 12 लाख रुपए आया था। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसका कि 26 लाख या 28 लाख का खर्चा है। वो अभी की बात है, मेरे टाइम की बात नहीं है। मेरे टाइम में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें 12 लाख रुपए के लगभग खर्चा है। श्री प्रकाश जी, आप जब ज्वाइन किए थे एज ए चेयरमैन चुने गए थे तो उस वक्त का माहौल कुछ और था। इस बार जब चुनाव हो रहा है तो माहौल कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। आपने शुरुआत में कही कि ये पूरी तरह से मानवीय सेवा के लिए ये संस्था जो है डेवोटी है और मानव की रक्षा के लिए और उसको मदद पहुंचाने के लिए है। तो ये जो इतना दिलचस्प होता जा रहा है रेड क्रॉस का चुनाव, जैसे कोई बड़े मेयर या फिर दूसरा जो चुनाव में देखने को मिलता है, तो उस तरह का ये बनता जा रहा है। इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? अब देखिए 70-80 कैंडिडेट तो एक्सपेक्टेड है आएंगे। अब मैं किसी पे उंगली उठाना तो मैं नहीं चाहता, बस एक लाइन में इतना ही कह सकता हूँ कि किसी को चेयर की लालच है और कहीं फूल होगा तो वहाँ मधुमक्खी जाएगा ही, भौरा जाएगा ही। अब आप समझ तो आप ये मानते हैं कि भौरे कुछ नुकसान भी करते हैं? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। अगर मतलब वित्तीय नुकसान की गुंजाइश है? नहीं, अगर चेयरमैन ट्रेजरर अगर ठीक है तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर चेयरमैन और ट्रेजरर अपना ईमान छोड़ दे तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और जो अकाउंटेंट अभी बैठा हुआ है वो भी शातिर आदमी। एक दिन वो अकाउंटेंट 12 बजे रात में फाइल गायब कर रहा था रेड क्रॉस के ऑफिस से। 12-12:30 बजे रात को मेरे को नाइट गार्ड ने फ़ोन किया और वहाँ 2 और टेक्नीशियन रहते हैं, वो लोग किसी बारात में चले गए। तो मैं सुबह 6-6:30 बजे कुछ मेंबर्स के साथ पहुँचा, उसको बुलाया गया तो वो बोला कि हम तिरपाल लेके गए थे। तो मैंने पूछा इतना इमरजेंसी क्या था कि तुम 12 बजे तिरपाल लेके जा रहे हो निकाल के? उसके बाद उसने एक कोई हरिजन कोषांग कुछ इन लोगों का है, कुछ मेरे अगेंस्ट में एप्लीकेशन दिया कि हम उसको प्रताड़ित करते हैं। और ये 6 जून की घटना है कि चेयरमैन हमसे ये करके चाबी हमसे छीन ली है और हमको प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद वो जो संस्था थी उसके 5 डेलीगेट्स आए, हमसे मिले, बड़ा थोड़ा रफ वे में बात कर रहे थे। मैं बोला भाई आप लोग ये बताओ कि पहले वो एप्लीकेशन दिया है तो चार्जेज हम पे क्या है, पहले ये तो बताओ। तो आप उसको प्रताड़ित करते हैं और आपने उसका चाबी छीन लिया। मैंने बोला चाबी किस तारीख को, कब छीना? तो 5 तारीख को आपने उससे चाबी छीना। हम बोले उससे हम 30 साल से जुड़े हुए हैं, 30 साल से नहीं प्रताड़ित करते थे, अभी प्रताड़ित किए जब वो फाइल लेते पकड़ा गया है तब। और दूसरी बात
चाबी 5 तारीख को उसे छीने तो 6 तारीख को अलमीरा कैसे खोला था अगर चाबी मैंने छीन लिया था तो? तब उन लोगों की बोली बंद हो गई। फिर बात करने के बाद उन लोगों को समझ में आया कि वित्तीय अनियमितता की बात है। उसके बाद और कागज़ वगैरह खोजा गया तो एक बंडल कागज़ बिना काउंटर साइन के वाउचर्स वो छुपा के रखे हुआ था, जो आज भी आप जाएंगे वहाँ तो किसी अलमीरा में सील करके रखा हुआ है वो वाउचर। तो कुछ साथी लोग हैं जो लगे हुए हैं वहाँ ये काम करते हैं। क्या ये सब जो चीज़ें होती हैं, आप जैसा बता रहे हैं, जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो सारे वाउचर बिना साइन के जैसे आप कह रहे हैं कि रखे हुए थे, तो क्या इस पे कंट्रोल करने का कोई पावर नहीं है? क्या कोई आप जो सभापति एज ए कुछ इस पे एक्शन नहीं ले सकते हैं? मैं बताता हूँ। एक्चुअली फाइनेंशियल पावर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को था। ट्रेजरर डॉक्टर यूएस पाठक थे, उनको सेक्रेटरी उस समय विभूति नारायण सिंह थे और उपेंद्र बैठा अकाउंटेंट था। तो डॉक्टर यूएस पाठक को ये लोग कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराते थे, वो ह्यूमिलिएट किए। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो फिर आ गए, लेकिन फिर इन लोगों की वही पुनरावृत्ति हुई, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। तब एक तो चले गए, अब 2 बच गए, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी। वाइस चेयरमैन हैंडीकैप थे, वो बेड से उठ नहीं सकते थे। श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कवि जी थे, बेड पे ही रहते थे। अब लोग उनके यहाँ जाके अपना चेक कुछ दस्तखत करा लिए, कुछ भी भावनात्मक बात करके क्या करके वो चेक पे दस्तखत कर दिए, सेक्रेटरी दस्तखत कर दिए, पेमेंट हो गया। अभी आप कागज़ देखेंगे, कोई भी चीज़ सैंक्शन होता है तो चेयरमैन सैंक्शन करेगा ना। तो वहाँ वो जाके चुपचाप वाइस चेयरमैन से सैंक्शन करा लिए और उन्हीं से चेक पे दस्तखत करा लिए, सेक्रेटरी दस्तखत कर दिए, पेमेंट हो गया। तो मेरे नॉलेज में आएगा तब ना वो बात। सेक्रेटरी चेयरमैन के नॉलेज में ही नहीं आता है। मिली भगत थी वहाँ उन लोगों की, वो लोग कर लेते थे। ऐसे लोग जो हरकतें करते हैं तो फिर उसकी निगरानी कैसे की जाती है, और क्या उस पर कुछ कार्रवाई भी संभव हो पाती है? नहीं, उसका तो बेस्ट, अगर वाइस चेयरमैन हैंडीकैप नहीं है, वाइस चेयरमैन अपना डिसीजन ले, ट्रेजरर अगर ठीक है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग काम करेंगे। तो यहाँ तो ट्रेजरर अलग हट गए, वाइस चेयरमैन बेड पे थे, तो उसका मजबूरी फ़ायदा ट्रेजरर अकाउंटेंट ने उठाया। एक्चुअली उस अकाउंटेंट को तो जेल जाना चाहिए, जैसा जैसा काम किया है। सर, लोग सभी दावे ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ से भ्रष्टाचार हटना चाहिए, सफाई इसकी होनी चाहिए, तो सब लोगों को यही कहते हुए सुना जा रहा है, और जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं वो सारे लोग यही चीज़ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ लोगों के जहन में है, आम लोग की अगर बात करें तो आम लोग भी ये अक्सर शिकायत करते हैं कि वहाँ पे बहुत चीज़ें गड़बड़ होती हैं, कि दलाल होते हैं, वो जो है आप नॉर्मल आदमी को ब्लड नहीं मिलता है, लेकिन दलाल के थ्रू जाने पर पैसा खर्च करने पर मिल जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रेड क्रॉस नहीं जाते हैं बाहर, कोई बात सुन लिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि दलाल के थ्रू ब्लड की बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात आई पैसे की गड़बड़ी की, अगर पैसे की गड़बड़ी होती, अभी एडमिनिस्ट्रेशन मोटा मोटी 1 साल से काम संभाल रहा है, पिछले अगस्त से, तो उस दिन मीटिंग में जो पदाधिकारी एडिशनल कलेक्टर थे मिस्टर चौधरी, उन्होंने बताया कि इतने दिनों में हम लोगों ने 10 लाख रुपया जमा किया है। तो अगर उन्होंने लगभग 10 महीने में 10 लाख रुपये जमा किया है, तो हम तो समझिए कि 10 साल में अगर 4-5 करोड़ रुपये जमा कर दिए। अगर हमारे यहाँ वैसे दलाली या चोरी बाजारी रहती तो हमारा पैसा तब तो आज मरमरंग ही नहीं होता, सब कोई खुश रहता, स्टाफ भी खुश रहता और सारे लोग खुश रहते। इतना रुपया रेड क्रॉस में कहाँ से जमा होता? अगर चोरी की बात होती तो इतना पैसा रेड क्रॉस में जमा कहाँ से होता इतना डेवलपमेंट के बाद? 1-2 आखिरी सवाल आपसे हम और जानना चाहेंगे कि जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, तब से जो है भारी तादाद में रेड क्रॉस में लोग मेंबर बने हैं, लाइफ मेंबर। इतनी ज़्यादा तादाद में रेड क्रॉस से मोहब्बत होने की वजह क्या आप मानते हैं? आपको मैं पहले ही बताया ना कि फूल पे भौरा बहुत दौड़ेंगे, या कुर्सी की लालच हो, जो भी हो। और एक गलती मेरे को लगता है कि जिला प्रशासन से हुई है। अगर जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शन का,
तो जिला प्रशासन को उस दिन अनाउंस करना चाहिए था कि आज के बाद से जो भी मेंबर बनेगा वो वोटर नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने चिट्ठी लिख दिया और पटना ने भी जवाब दे दिया कि वोटर लिस्ट निकलने के बाद जो मेंबर बनेगा वो वोटिंग राइट उसको नहीं होगा। तो 24 तारीख को तो वोटर लिस्ट निकला है और 24 मई और 26 अप्रैल के बीच में 1600 मेंबर बन गए। तो उसको तो रोकना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि आज आप डेट ये क्या लगता है आपको, मेंबर बन गए हैं या बनाए गए हैं? बनाए गए हैं, 100% बनाए गए हैं। जिस समय मैं 11 साल पहले इलेक्शन लड़ा था, टोटल मेंबर 1700 थे और ये 11 साल में एक महीने में 1700 में 1600 मेंबर बन गए, एकदम बनाए गए हैं। और बनाया क्या गया है, अभी तो 4 दिन पहले तक मैं सुना हूँ कि रुपया बैंक में नहीं जा रहा है। 2 महीने से कोई भी हर रोज़ का कलेक्शन रोज़ बैंक में जाता है, लेकिन 4 रोज पहले तक काउंटर कलेक्शन वगैरह कोई भी रुपया बैंक में नहीं जमा हो रहा था। पर डे का कलेक्शन एवरेज 30,000 का है लगभग। अगर 2 महीना का 1 महीना का जोड़ लें तो 9 लाख रुपया हो गया, 2 महीने का 18 लाख रुपया हो गया। अगर मेंबरशिप का पैसा नहीं गया है, अगर 1600 मेंबर हैं तो 16 लाख ये हो गया, तो 18 लाख और 16 लाख 34 लाख रुपया अगर बैंक में नहीं गया है तो कहाँ है? क्योंकि आज मेरे पास बिहार के चेयरमैन का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि भाई अगर 1600 लाइफ मेंबर हुए हैं तो उसमें बिहार स्टेट रेड क्रॉस का भी शेयर होता है। मेरा शेयर नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? तो मैं बोला आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैं कौन हूँ रेड क्रॉस में? मैं तो कुछ हूँ नहीं रेड क्रॉस में। आप रेड क्रॉस से पूछिए या जो उसके अभी करता धरता है उनसे पूछिए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो है कुछ अभी हाल के दिनों में भी कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जिधर किसी का ध्यान नहीं है। उम्मीद करते हैं ज़िला प्रशासन के संज्ञान में ये तमाम चीज़ें होंगी और इन सब पहलुओं पर गौर करने की बात होगी। सर, आखिरी सवाल हम आपसे, आखिरी सवाल नहीं बल्कि आपका व्यूज़ और आपकी इच्छा जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में रेड क्रॉस की जो समिति है उसको किस रूप में देखना चाहते हैं और कैसे लोगों को की आप अपेक्षा रखते हैं कि कैसे लोग यहाँ आए ताकि इस संस्था का वैसा विकास हो जो आपके रीजन में हुआ या नहीं हुआ? देखिए, रेड क्रॉस ऐसी संस्था है ना जहाँ निस्वार्थ सेवा के भाव से लोग जुड़े, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत नामचीन लोग हैं जुड़े। ऐसे लोग जुड़े जो पीड़ित मानवता की सेवा कर सके हमेशा, और ह्यूमन सफरिंग्स के लिए उनके दिल में दर्द हो। अब आपका थोड़ा समय लूँगा। एक दिन याद आ गया, एक मैं चैम्बर में अपने गया तो एक बहुत बूढ़ी औरत, मैं उम्मीद करता हूँ कि 70-80 के बीच की औरत रही होगी, और वो गेट पे ज़मीन पे बैठ के रो रही थी, बुरी तरह रो रही थी। मैं पहुँचा, मैं बोला क्या हुआ? तो मैं उठा के उसको चेयर पे बैठाया, पानी मंगा के पानी पिलाया। तो उसको वहाँ पे लोग ब्लड नहीं दे रहे थे। कारण था कि उसके पास रिप्लेसमेंट डोनर नहीं था। तो मैंने किसी पदाधिकारी से पूछा कि भाई इसको ब्लड आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसे ही लोग चला आता है। हम बोले हम लोग यहाँ के क्यों सिर्फ अच्छे लोगों का सेवा करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधियों और बड़े बड़े लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं कि इन्हीं लोगों की सेवा के लिए बैठे हुए? और वो हमको ही बोले कि बउआ एक बोतल खून ना मिली तो हमारी बेटी मर जाए, एक ठो बेटी में। उसको हम दिलवाए ब्लड, और 2 या 3 दिन के बाद वो आई और हमारा पैर पकड़ के रोने लगी कि बउआ बेटी हमारी बच गई। तो ये भावना होना चाहिए ना। आप बोल, कोई रेड क्रॉस के भावना से नहीं है। सर, हम आपके जज्बात को समझ सकते हैं। आप जिस नीयत से आप उस संस्था की सेवा करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं उसमें आप कामयाब भी रहे, और कुछ परिस्थितियों को देख करके आप जो है इस वक्त आपकी फीलिंग को हम समझ सकते हैं। आखिरी मैसेज सर। पर जो भी जीत के आए
निस्वार्थ भाव से रेड क्रॉस में काम करें और गरीबों को देखें। अच्छे लोगों के तो देखने वाले बहुत लोग हैं, रियल पीड़ित लोगों की सेवा करेंगे तो वही सेवा होगी, नर ही नारायण है, यही कहेंगे। सेल्फलेस सर्विस रोटरी भी कहता है, ही प्रोफिट्स मोस्ट हु सर्व्स बेस्ट, सर्विस एबव सेल्फ, उसी पे लोग विश्वास करें और सफरिंग्स, ह्यूमन सफरिंग्स को एलिमिनेट करने का कोशिश करें। सिर्फ चेयर में बैठ के और गलत काम करने के लिए नहीं जाए वहाँ पे, यही मेरी इच्छा है। सर, आप इतने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिए और बिल्कुल जो है सच्चाई के साथ जो हकीकत थी उसको आपने बयां करने की कोशिश की। आप भावुक भी हो गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों का। हो सकता है मैं इतना दिन रहा, कुछ गलतियां हुई हो मुझसे, अगर हुई भी होगी तो जानबूझ के नहीं हुई है और मुझे तो नहीं पता कि क्या गलतियां हुई हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल मैटर और उल्टा सीधा जो आता है सारी बातें गलत हैं। कहीं वो सब में कहीं कोई माने नहीं रखता है और सब कुछ नहीं है। वैसे मैं 2020 जुलाई से मेडिकल लीव में था, उसके बाद कुछ हुआ हो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है कि वो भी नहीं होना चाहिए, अब क्या है पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर श्री प्रकाश चौधरी जी, जिनसे हम रेड क्रॉस चुनाव को लेकर के तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे और बहुत बेबाकी से इन्होंने तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।